दिल्ली के वसंत विहार में एक शानदार विला था। आज से कुछ साल पहले तक इस विला की शान ही कुछ और हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों इसके हाल कुछ खराब से थे, क्योंकि जिस खानदान का यह बंगला था उसका कारोबार दिनों दिन चौपट होते जा रहा था। इस विला और इस खानदान को किसी फरिश्ते की जरूरत थी। एक रोज एक कार जोर से हॉर्न बजाते हुए इस विला में आ पहुंची। लेटेस्ट मॉडल की शानदार कार थी वो। उस कार में से एक आदमी उतरा। उस आदमी को कार से उतरता देखकर उस विला की मालकिन मधु बाहर आ गई। मधु 56 साल की उम्र की मोटी और छोटी कदकाठी की औरत थी। मधु ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, रॉकी, तुम हमेशा के जैसे हैंडसम लग रहे हो और तुम्हारी घड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ये वही लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी है ना, जिसकी कीमत 16 लाख है। रॉकी राजपूत दिल्ली के सबसे अमीर परिवारों में से एक परिवार का वारिस था। मधु के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रॉकी मुस्कुराने लगा। उसने इतराते हुए मधु से कहा, आंटी, एक बार आपकी बेटी मुझसे शादी करने के लिए मान जाए तो ऐसी 100 घड़ियां गिफ्ट कर दूंगा आपको। ये बात सुनकर मधु ने एक गहरी सांस छोड़ी और उदास मन से कहने लगी, बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मैं तो हमेशा से चाहती आ रही हूँ कि तुम्हारी और शनाया की शादी हो जाए, लेकिन उसने उस निठल्ले निकम्मे विवेक से जो शादी कर ली है, पर तुम देखना, मैं जल्दी उन दोनों का तलाक करवा दूंगी। ये बात कहते हुए मधु की आंखों में शैतानी चमक आई। इधर मधु और रॉकी विला के अंदर चले गए। उन दोनों ने देखा कि शनाया और विवेक पहले से वहां मौजूद थे। विवेक को वहां बैठा हुआ देख मधु को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने अपने दामाद से किसी नौकर के जैसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाकर रॉकी के लिए पानी और ग्रीन टी लेकर आओ। इधर सोफे पर बैठता हुआ रॉकी भी विवेक को ऑर्डर देते हुए कहने लगा, ए सुनो, शक्कर मत डालना उसमें। विवेक ने एक पल अपनी बीवी शनाया को देखा। शनाया ने अपनी आंखें झुका ली। विवेक वहां से चला गया। विवेक के जाने के बाद मधु ने रॉकी से कहा, अरे बेटा, तुम इतना दूर क्यों बैठे हो? यहाँ शनाया के पास बैठो। शनाया ने अपनी मां को घूर कर देखा, लेकिन मधु ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रॉकी शनाया के बगल में आकर बैठ गया। फिर रॉकी ने शनाया से कहा, शनाया, मुझसे शादी कर लो। शनाया ने बुरा मुंह बनाकर उससे कहा, रॉकी, मेरी शादी हो चुकी है। रॉकी ने कहा, शादी? माई फुट, इसे शादी कहती हो तुम? वो लूजर जो तुम्हारे घर में नौकरों वाला काम कर रहा है, उसे पति कहती हो तुम? शनाया का मन हुआ कि वो रॉकी को पलट कर जवाब दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि रॉकी सच कह रहा था। वो जानती थी कि विवेक जिंदगी से हारा हुआ इंसान है। रॉकी ने आगे कहा, तुमने कभी शक्ल देखी उस विवेक की? तुम इतनी खूबसूरत परियों जैसी और वो भद्दा सा, ना बॉडी ना कुछ, और किस काम का है वो? कमाता भी नहीं कुछ। तलाक दो यार उस फटीचर को। रॉकी विवेक के बारे में अनाप शनाप पक रहा था, तभी विवेक हाथ में एक ट्रे लेकर वहां पहुंचा। रॉकी को ग्रीन टी दी और वहां उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसे यूं नौकरों के जैसा खड़ा देख शनाया उससे प्यार से बोली, विवेक, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। विवेक बैठने ही वाला था कि मधु ने फिर से उसे ऑर्डर दे दिया। ग्रीन टी बोली तो तुम सिर्फ ग्रीन टी ले आए? कुछ खाने के लिए भी ले आते तो मौत आ जाती। अपना दिमाग तो कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते ना तुम। विवेक एक बार फिर से नीचे झुकाए किचन में चला गया। विवेक को यूं जाता देख रॉकी और मधु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। रॉकी ने इस बार धमकी भरे अंदाज में शनाया से कहा, देखो शनाया, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम्हारा खानदान लुट चुका है। तुम्हारी फैक्ट्री कितने बुरे हाल हैं कि तुमने अपने वर्कर्स को पिछले 1 साल से सैलरी तक नहीं दी है। ऊपर से तुम्हारे डैड वहां हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे तक खत्म होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तुम्हें अपनी फैक्ट्री और डैड को बचाने के लिए मेरी जरूरत है, और मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल, आई लव यू। लेकिन बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, मैरी मी। सोच क्या रही है? अगर पैसे नहीं रहे तो तेरे पापा की फैक्ट्री तो बंद होगी, साथ में इलाज की कमी से तेरे पापा भी मर जाएंगे। ये कहकर मधु रोने लगी,
विवेक दरवाजे की आड़ में खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में उसे क्या करना चाहिए। एक पल को उसका मन हुआ कि वो रॉकी का मुंह तोड़ दे, लेकिन वो जानता था कि एक रॉकी ही था जो शनाया की फैक्ट्री बचाने में मदद कर सकता था। इसलिए उसने अपना गुस्सा पी लिया और खाने की प्लेट सामने टेबल पर रखकर वहां से जाने लगा। उसे जाता देख रॉकी उससे बोला, ए, एक मिनट रुक। उसके बाद वो शनाया की तरफ घूमा और बोला, शनाया, तुम्हें इस आदमी की फिक्र है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस इंसान का भी भला कर देता हूं। ये कहते हुए रॉकी ने अपने कोट की जेब से एक चेकबुक निकाली और उस पर साइन करके उसे विवेक को दे दिया और बोला, ये 15 लाख का चेक है। तुमने अपनी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। इसे लो और शनाया को तलाक दे दो। ये सुनकर विवेक का चेहरा उतर गया। उसने बेचारगी से शनाया की तरफ देखा। शनाया ने भी शर्म से आंखें झुका ली। विवेक डरते डरते रॉकी से बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। आई लव माई वाइफ। ये सुनकर मधु का मन किया कि विवेक को एक जोर का तमाचा मार दे, लेकिन वो अपने आप को काबू में करते हुए बोली, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, भगवान के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। जब से तुम आए हो उसने कभी खुशी का एक पल तक नहीं जिया। पिछले 5 सालों में जब से तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हुई है, हमारी जिंदगी क्या से क्या हो गई है। तुम्हारे कदम पड़ते ही हम बर्बाद होने लगे। हमारा कारोबार लुट गया। मेरे पति पिछले 1 साल से कोमा में पड़े हैं। मनहूस हो तुम, मेरी बेटी को तलाक दे दो। अगर तलाक नहीं दे सकते हो तो कहीं जाकर मर जाओ ताकि मेरी बेटी की जान बच सके। मधु की बातों ने विवेक को तोड़ दिया था। वो रोता हुआ वहां से चला गया। रात के कुछ 2 बज रहे थे। चारों तरफ शांति थी। विवेक एक ऊंची सी बिल्डिंग की छत पर बैठा नशे में धुत था। वो रोता हुआ शराब पर शराब पिए जा रहा था, लेकिन शराब उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगा पा रही थी। आखिर में गुस्से में आकर उसने बोतल तोड़ दी। वो गुस्से में चीखने लगा, आसमान में बैठकर तमाशा क्या देखता रहता है? तुझे मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती ना? क्यों तू मेरे साथ ऐसा करता है? सब मुझसे नफरत करते हैं, घिन करते हैं सब। एक वो लड़की ही तो है शनाया जो प्यार करती है मुझसे, लेकिन मेरे कारण बेचारी वो भी परेशान रहती है। मैं भी तो उस घर में नौकरों के जैसे सिर्फ शनाया के लिए रहता हूँ। वैसे सही कहती है मेरी सास, मनहूस हूं मैं। मेरा मर जाना ही ठीक है। काश आज से 5 साल पहले मैं भी अपने पिता की तरह मर गया होता या गायब हो गया होता। मैं तभी मर जाता तो शनाया को मेरी वजह से इतना सहना ना पड़ता। लेकिन जो नहीं हुआ वो अब होगा। मैं शनाया को सब खुशियां दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। हाँ, मैं मर जाऊंगा ताकि शनाया रॉकी के साथ खुशी से रह सके। शनाया के लिए वो सही है एकदम। मैं नहीं काम करता हूँ, मैं यहाँ से कूद जाता हूँ। थोड़ा बुरा लगेगा शनाया को, पर कुछ ही टाइम के लिए। उसके बाद तो उसको हल्का लगेगा, जैसे कोई बोझ उतर गया उसके सर से। वैसे भी मैं कुछ नहीं कर पाया आज तक शनाया के लिए। कम से कम मरकर उसे आजाद तो कर ही सकता हूँ। विवेक मुंडेर पर चढ़ गया। नशे में होने के कारण वो डोलने लगा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आंसुओं के कारण उसकी आंखें धुंधला गई थी। उसने अपनी बची कुची ताकत लगाई और बिल्डिंग से नीचे कूद गया। तभी जोर की एक बिजली कड़की। विवेक एक पल को जैसे हवा में अटक गया। उसे ये समझ में आने लगा कि वो बिल्डिंग से नीचे नहीं गिर रहा था, वो हवा में उड़ने लगा था। विवेक को लग रहा था कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उस रात उस सुनसान बिल्डिंग की छत पर वो सब सच में हो रहा था। विवेक नशे में बड़बड़ाने लगा, ये क्या हो रहा है भगवान? कुछ ही पल में हवा में लटके विवेक को जैसे किसी शक्ति ने धक्का दिया और वो छत पर वापस आकर गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी और तेज आंधी चलने लगी। कुछ देर में विवेक ने देखा कि उसके सामने
कोई बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी कोई सन्यासी था। विवेक ने उससे नशे में ही पूछा, आप कौन है? बाबा। सन्यासी मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, मुझे भूल गए विवेक, मैं ही तो वो हूं जिसने 5 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी। नहीं तो तुम भी अपने पिता की तरह या तो मर जाते या अपने बाकी परिवार की तरह गुम हो जाते। याद नहीं? विवेक ने गौर से देखा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। सन्यासी ने आगे कहा, विवेक, तुम्हारे पिता के मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अपनी सारी शक्तियां मैंने तुम्हारे अंदर डाल दी थी। मैंने कहा था तुमसे कि ये शक्तियां मिलने के बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। याद करो विवेक। एकदम से प्रकट हुए उस बूढ़े आदमी ने विवेक को झटका दिया था। उसने विवेक का नशा कम कर दिया था। उसने सन्यासी से कहा, हाँ, मुझे याद आया, लेकिन मैं तो समझा था कि आप यूं ही मुझे बहलाने के लिए झूठ कह रहे थे। इस बात पर सन्यासी बोला, मैं सन्यासी हूं पुत्र, सन्यासी किसी से झूठ नहीं बोलते। ये बात सुनकर विवेक भड़क गया और बोला, अगर आप सच कह रहे थे तो मैं इतने सालों से जानवर से बदतर जिंदगी क्यों जी रहा हूं? सन्यासी ने कहा, विवेक, तुम एक आम इंसान हो। मैंने तुम्हें जो शक्तियां डाली थी वो देवी थी। जब किसी आम इंसान में ऐसी शक्तियां आती हैं तो उसका शरीर एकदम से उन शक्तियों को सह नहीं पाता। इसलिए तुम 5 सालों के लिए एक कमजोर और डरपोक आदमी बन गए। पर मेरे बच्चे, 5 साल बीत चुके हैं। अब मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर काम करने लगेंगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी विवेक। विवेक ये सुनकर एक बार फिर उस सन्यासी पर चिढ़ गया और बोलने लगा, झूठ, झूठ, एक बार और झूठ। पहले भी आप बड़े बड़े वादे करके गए थे और अब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ना तब कुछ हुआ था, ना अब कुछ होगा। आप झूठे हो। सन्यासी फिर से मुस्कुरा दिया, लेकिन इस बार कोई राज छुपा हुआ था। वो बोला, तुम्हारी जैसी इच्छा, मत करो मुझ पर विश्वास। जब चमत्कार होगा तब अपने आप मान लोगे मेरी बात। इस बात का कोई जवाब विवेक दे पाता, इससे पहले ही एक तेज आंधी दोबारा चली और सन्यासी जैसे अचानक प्रकट हुआ था वैसे ही अचानक गायब हो गया। और इस बार आंधी से न जाने विवेक को क्या हुआ कि वो चक्कर खाकर गिर गया। रात बीत चुकी थी। विवेक छत पर ही पड़ा हुआ था। सूरज की गर्मी बढ़ने के कारण उसकी आंख खुली। वो जैसे तैसे उठकर बैठा। उसे अचानक उस सन्यासी की याद आई, पर दूसरे ही पल उसने उसे सपना समझकर भूलना चाहा। उसका सारा सर जोरों से दुख रहा था। उसने अपनी आंखें मली और देखा कि उसके सामने 4-5 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। किसी के हाथ में मोटी सी लोहे की चैन थी, तो किसी के हाथ में लकड़ी का बड़ा सा डंडा, तो किसी के हाथ में चाकू। इनमें से एक आदमी विवेक को घूरते हुए बोला, मारो इसे, यही है जिसकी वजह से हमारे बॉस का जीना हराम हो रखा है, मारो। उस आदमी का इतना कहना था कि वो सभी गुंडे भूखे भेड़ियों की तरह विवेक पर लपक पड़े। विवेक का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनमें से एक आदमी ने उसे मुक्का मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। तभी विवेक ने अपना बचाव करने के लिए उसका हाथ रोक लिया, लेकिन विवेक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने देखा कि उसने उस पहलवान का हाथ इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि पहलवान चाहकर भी उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। ये देखकर वहां मौजूद सब चौंक गए। अचानक विवेक के शरीर में झुरझुरी सी चलने लगी। उसे अपने अंदर अचानक शक्ति का एहसास होने लगा। क्या वाकई बीती रात जो कुछ भी हुआ था वो सच था? क्या वाकई अब विवेक की जिंदगी बदलने वाली थी? क्या सन्यासी ने अपनी सारी दिव्य शक्तियां विवेक में डाल दी थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।